विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ किसकी होती है। आपको 4 पार्टिकल दिए गए हैं यहाँ पर, अल्फा, बीटा और न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इन 4 में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो किसकी है आपको बताना है इसमें। चलिए, तो आपको एक फॉर्मूला पता है लैम्बडा का। लैम्बडा इज इक्वल टू, डी ब्रोगली का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। सो वी कैन राइट एच डिवाइड बाई पी, को मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, एम वी। तो पी का फॉर्मूला है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर इसमें से आप देखो 4 पार्टिकल है, अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है आपके पास। तो मास के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मास जो है वो लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, 1/n। तो मतलब जितना मास ज्यादा उतना आपका यहाँ पर इनवर्सली चल रहा है। तो यहाँ से आपको देखना है कि जितना मास ज्यादा उतनी वेवलेंथ कम, जितना मास आप बढ़ाएंगे उतनी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर इनवर्सली है इसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मास बढ़ रहा है, लैम्बडा कम हो रहा है। तो अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में अगर आप देखें तो अल्फा जो पार्टिकल है ना, सभी पार्टिकल के बारे में बता देता हूँ। हीलियम पार्टिकल होता है He2 4, तो इसका जो मास है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है सबसे पहले। फिर बात आती है बीटा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है, सी और डी का। ठीक है, तो सबसे कम मास किसका है, तो ई का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये इतना मास होता है। सबसे कम मास जो है वो आपका बीटा पार्टिकल का है। और जितना कम मास, यहाँ पर जैसे इनवर्सली हम चल रहे थे यहाँ पर, तो वैसे ही अगर हम डिक्रीज के लिए लिख दे तो मास जितना कम उतनी ही वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बीटा पार्टिकल आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस करना कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला देखना है और आपको पता करना है कि कैसे फॉर्मूला से वो सेट हो रहा है। बस फॉर्मूला आपको अगर समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, द सेकंड वन इज, when the point source of light is at a distance of 50 centimeter from a photoelectric cell, the stopping voltage is found to be V naught. If the same source is placed at the distance of 1 meter from the cell, then the stopping voltage will be। समझो इसको ध्यान से कंसेप्ट को। इसने ऐसा कहा है कि आपके पास एक सोर्स है यहाँ पर, तो आपने ये सोर्स रख दिया, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब कोई भी मेटल है यहाँ पर, आप मान लीजिए ना, मेटल के लिए बता दे तो भी कोई बात नहीं है, सेल है आपका। तो यहाँ से सोर्स में से आपका जो मतलब लाइट जो इसके ऊपर गिरेगी और वोल्टेज जनरेट कर देगी, आउटपुट आपको वो पता है। ठीक है, तो ये सोर्स पहले जो है वो 50 सेंटीमीटर पर रखा। उसके बाद उसने क्या किया, ये सोर्स को थोड़ा और लंबा कर दिया, मतलब यहाँ से उसने 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर सोर्स को ले गए। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। वी नॉट जो पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप दूरी बढ़ाओ सोर्स से, उससे कोई सोर्स की दूरी बढ़ाने पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। सोर्स जितना दूर जाएगा उतना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड होता ही नहीं है ना। तो आपका जो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल था उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बाद में भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही है, बोर्ड में मतलब कुछ सेट में आ चुके हैं। 2007 का पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। A nucleus at rest split into the two nucleus part having the same density and the radius in the ratio of 1/2, then the velocity r, है ना, उसकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है हमें। हमें एक मोमेंटम का कंजर्वेशन पता है, ऑलवेज मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। तो अगर मान लो कि मैं पहले बात करूं, जब स्प्लिट नहीं हुआ तो मतलब m1v1, स्प्लिट होने के बाद m2v2, ये जो मोमेंटम है ये दोनों मोमेंटम आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। स्प्लिट पहले इनिशियल और फाइनल अगर देखें तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन पी इनिशियल हम देखें तो ये तो जीरो हो जाएगा सिंपली, है ना, रेस्ट पे है। तो मास कुछ भी है पता नहीं है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी। और फाइनल में अगर देखें तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब मास 1 जिसकी वेलोसिटी v1 होगी और दूसरा जो होगा मास 2 जिसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड वाइज ओनली मैं लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, वो नेगेटिव साइन में निगलेक्ट करूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड वाइज में यहाँ पर कंसिडर करना चाहूंगा। और आपको यहाँ पर दिया है रेडियस के लिए बात की है उसने,
है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, मास को एक साइड ले लेते हैं, m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1। अब मास का फॉर्मूला, अब आपको यहाँ पर डेंसिटी दी है, तो मास को आपको क्या करना है, डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मास को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मास पर वॉल्यूम। सो वी कैन राइट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर है ना, एज ए सॉलिड स्फीयर हम इसको एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो अगर मास 1 लिखना है मुझे, तो मास 1 ऐसे लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू रो। डेंसिटी तो सेम है, देखो उसने कहा है सेम डेंसिटी है, तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर 4/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू रो इज इक्वल टू v2/v1। ये रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, ये आपका बचेगा यहाँ पर r1 क्यूब डिवाइड बाई r2 क्यूब इज इक्वल टू v2/v1 यहाँ पर। ठीक है, अब उसने जो रेशियो दिया है वो देखो, यहाँ पर रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1/2 है ना। तो यहाँ पर रेशियो भी आपको मिल गया है, तो v1/v2 इज इक्वल टू r2/r1 यहाँ पर। तो v1/v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। तो वी कैन राइट, यहाँ से आपका काम बन जाएगा v2/v1 इज इक्वल टू, ये है r1/r2, डेंसिटी है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब ना। r1/r2 आपको दिया है, मैंने होल क्यूब कर दिया, अलग अलग करने से वो तो सेम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो v2/v1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 है ना, और v1/v2 निकालना है, तो उसको उल्टा कर दीजिए यहाँ से। तो v2/v1 इज इक्वल टू 8/1 योर आंसर, ये रहा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन का था प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, in a Rutherford alpha scattering experiment, what will be the correct angle of scattering for the impact parameter b is equal to 0? ना यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि इम्पैक्ट पैरामीटर कहाँ किसे जाता है, तो पहले इम्पैक्ट पैरामीटर देख लेते हैं। जो एटम का हमने चैप्टर पढ़ा था, तो एटम में हमने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रुथरफोर्ड का। तो वो गोल्ड फॉइल वाला आपको याद होगा कि मान लो कि यहाँ पर न्यूक्लियस है आपका ये, तो न्यूक्लियस के आसपास मतलब आपने यहाँ जो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया था, यहाँ पर सीधा अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर बॉम्बार्ड करवाया था, उसके बाद वो स्कैटर हो रहे थे। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर उसका इधर जा रहा है, तो ये न्यूक्लियस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, मान लो b होता है, तो इसी को b को ही कहा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये न्यूक्लियस आपका, और यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ गया गया धीरे धीरे, और यहाँ पर थोड़ा स्कैटर हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनाता है b, उसी को कहा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है, वो तो यहाँ सीधा सेंटर के ऊपर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर सीधा, और सीधा जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके वो क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा तो एंगल जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो स्कैटरिंग एंगल है वो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, पूरा उल्टा हो जाएगा ये। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन रहेंगे, तो प्रोटॉन और सामने अल्फा पार्टिकल के जो पॉजिटिव चार्जेस वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो उसके बाद दोनों क्या 180 डिग्री पर वो दोनों वापस आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर है 180 डिग्री यहाँ पर। सर डिग्री अगर बी इज इक्वल्स टू 90 होता तो कितना एंगल आता? कौन सा b90 थोड़ी है, बी बी तो वैल्यू है, b90 डिग्री थोड़ी है, बी तो वैल्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है ऐसे। हाँ सर, तो अगर 90 होती तो कितना आता? 90 हो सकता है क्या, इतना बड़ा थोड़ी जाएगा ये, तो सीधा चला जाता सर यहाँ तो से। क्या 0 डिग्री कहते हैं? डिग्री कहाँ, मतलब हाँ डेविएशन 0 डिग्री कह सकते तुम उसको, यहाँ पर हाँ है, और डेविएशन। डेविएशन तुम्हारा 0 डिग्री, बहुत दूर है यहाँ पर। अगर तुम्हारा बी जो है वो बढ़ता जाता है ना, मतलब बी इंक्रीज होता जाएगा, तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, अल्फा पार्टिकल तुम्हारा सीधा चला जाएगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। जितना पास होगा ना उतना डेविएशन आएगा, मान लो इतना पास है, तो ये डिवेट होकर थोड़ा इधर जाएगा, ये थोड़ा इधर जाएगा, और सीधा अगर बी 0 है तो सीधा न्यूक्लियस में जा रहा है, तो सीधा वापस आएगा ऐसे। सर तो 90 डिग्री की कंडीशन होती है क्या, कि मतलब परपेंडिकुलर
नहीं, डेविएट परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं। बहुत ही कम। जीरो से ऐसा होता है कि जीरो से 180 डिग्री तो बहुत ही, मतलब आप मान लो कि 10 लाख के आसपास होंगे ना, तो उसमें से एक दो ऐसे करके 180 कर जाते हैं। द नेक्स्ट वन, वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना। ये तो मतलब बहुत ही ओरली आप आंसर दे सकते हैं, आपकी जो भी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ के लिए आपको फॉर्मूला अभी तो हमने लिखा था, वही तो फॉर्मूला यूज करना है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी, है ना। तो चलो, जो वेवलेंथ है आपकी मास पर डिपेंड है, यस। वेलोसिटी पर डिपेंड है, यस। पी इज इक्वल टू एम वी, मतलब मोमेंटम पर डिपेंड है, यस। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? चार्ज के ऊपर। तो उसने क्या पूछा? इंडिपेंडेंट। सिंपली आप ये तो मतलब ओरली आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है अलग अलग फॉर्म में, है ना। जैसे इसमें जनरली ई लिखा हुआ है, वहां पर वो कुछ वैल्यू दे देते हैं, तो ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर उसने कहा है कि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, वो माइनस ई है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब वो होता है आपकी टोटल एनर्जी के बारे में बता रहा है, माइनस ई। तो व्हाट इज द इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है, वो ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी डिवाइड बाई टू। काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रिलेशन है। अब ये माइनस टाइम्स ये डाल दो, तो माइनस ई बाई टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो वी कैन राइट प्लस ई बाई टू। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने ये पूरा डिटेल में उसको डेरिवेशन भी किया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट लास्ट। ये तो मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्या? और गेट का कॉम्बिनेशन, मतलब बुलियन इक्वेशन कौन सा है इसका? और गेट के लिए बताओ। यस, ऑप्शन ए। और गेट आपको बताया गया है, और गेट का मतलब क्या होता है? समीशन करना। तो ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो या गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वो एक्चुअल में आपके सिलेबस से निकल चुका है। जो चैप्टर था आपका 15 नंबर का, कम्युनिकेशन सिस्टम का, है ना। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में भी था, और हाँ, इसमें भी आता है। ये आपका ईएम वेव्स है ना, उसमें भी है ये क्वेश्चन, है ना। तो ईएम वेव्स के अगर देखें, तो व्हेन द रेडियो वेव्स पासिस थ्रू द आयोनोस्फीयर, फेज डिफरेंस बिटवीन द, थियोरेटिकल कांसेप्ट है पूरा, है ना, दोनों में है। तो जब 2007 की अगर बात करें, तो 2007 में ये चैप्टर इंक्लूड था। उसके बाद धीरे धीरे 16 या 17 में वो निकल चुका है आपका चैप्टर, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो आंसर है वो पाई रेडियन आता था, है ना। थियोरेटिकल कंसेप्ट है सीधा, डायरेक्टली। तो आप मतलब अभी नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये भी जैसे मैंने कहा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुल डुप्लेक्स, ये भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है ना। वही एमसीक्यू है जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है दिया गया, ठीक है। तो 9 को भी हम जाने देते हैं अभी। 10th नंबर आपको आना चाहिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम बाई। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें चाहिए, तो याद करो, एक बताओ कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी चाहिए कि ट्राइवेलेंट चाहिए एन टाइप के लिए? अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, तो बताओ पेंटावेलेंट लगानी पड़ेगी या फिर ट्राइवेलेंट लगानी पड़ेगी? तो एन टाइप के लिए हमें पता है कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे, तो एन टाइप, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे बाजू में, तो 4 ने तो क्या करेंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो बचेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप के लिए अगर हम देखें एल्यूमिनियम, बोरॉन, फॉस्फोरस और गोल्ड, तो इसमें जो आपका पेंटावेलेंट है वो फॉस्फोरस है, ठीक है। ये याद रखें। 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन ठीक। कौन से पेंटावेलेंट है और कौन कौन से ट्राइवेलेंट है ना, वो आपको याद करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में 3 3 दिए है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि आप जो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो जो है, वो एक बार आप याद कर लीजिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं। अ हॉल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जो हॉल जनरेट हुआ है वो है क्या उसमें? तो आपको पता होगा कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसको आप आंसर कर लेना उसको। पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ये भी याद कर लेना। ट्राइवेलेंट हम ऐड करेंगे, तो ट्राइवेलेंट में हमें पता है कि ये मान लो कि कोई भी ट्राइवेलेंट मान लो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ने क्या किया कि बाजू बाजू वाले के साथ
कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए और यहाँ पर एक हॉल जनरेट हो गया, और बाजू में आपका जो भी सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी है, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है और एक हॉल है यहाँ पर, तो ये है क्या, ये हॉल है क्या आपका मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिस हो चुका है, वही है मिसिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये इसको सर कहा इसमें डोनर लेवल क्या लिखा है ये? डोनर लेवल है, हाँ। इम्प्यूरिटी कहना चाहिए, लेवल लिख दिया है उसने यहाँ पर, सेट करता है ये। एक इलेक्ट्रॉन मिस होता है यहाँ पर तुम्हारा, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है उसके साथ, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मिस हो रहा है यहाँ पर, तो उसको कहेंगे मिसिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर फिर से, ये भी आपका सिलेबस से बाहर, है ना, ये भी मतलब सेमीकंडक्टर का पार्ट था, तो सेमीकंडक्टर पार्ट में से आपके जो ट्रांजिस्टर वाला सिलेबस है वो धीरे से वो निकल गया था। ठीक है, तो 17-18 में आई थिंक निकला है, और ये जो पेपर है वो 2007 का है, तो बहुत पुराना पेपर है। 13 नंबर का क्वेश्चन, a point charge cause an electric flux of -1 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द एंड द चार्ज। ओके, यहाँ पर देखो ये चार्ज है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब ऐसा होता है कि चार्ज आपका नेगेटिव होगा सबसे पहले तो, क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव मतलब डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और उसने ऐसा कहा है एक बार कि आपका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का। चलिए, तो ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब उसने कहा है कि द गाउसियन सरफेस वेयर 3 टाइम्स, अगर मैं इस गाउसियन सरफेस को 3 टाइम्स कर दूं, उतना बड़ा लो, तो फ्लक्स में क्या चेंज होगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही आएगा। देखो यहाँ पर मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो अगर इतनी फील्ड लाइंस इस सर्कल में से जा रही है, तो अगर बाहर से देखे तो भी, अगर ऊपर वाले सर्कल से देखे तो वो भी तो इतनी ही तो जा रही है, उसमें कहाँ ज्यादा है, कम जा रही है, देखो। तो मतलब सर्कल बड़ा करने से गाउसियन सरफेस को आप इंक्रीज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सेम डिक्रीज करने पर भी फर्क नहीं पड़ता, गाउसियन सरफेस आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, आपका फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है, ये याद रखना, फ्लक्स आपका ऐसे चीज रहेगा। तो आपका जो भी मतलब दिया है ना, कितना है यहाँ पर, -1.0 10⁻³ तो मतलब आपका यही आंसर है, ये रहा ऑप्शन डी, है ना, सेम टू सेम, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ओरली आंसर दे सकते हैं आप इसको। चलिए, 14 नंबर भी मतलब आपका क्वेश्चन आसान है, आपको बस जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल coincide on the z axis and its midpoint is on the origin of the coordinate system. The electric field at an axial point at a distance z from origin is Ez, and the electric field at equatorial point distance y is Ey. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब यहाँ पर, और आर के बदले यहाँ पर क्या जेड दिया है तो जेड क्यूब डाल देता हूँ। फिर इक्वेटर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kp बाई आर क्यूब, जैसे हम पढ़े थे, तो यहाँ पर y दिया है तो kp बाई वाई क्यूब, इन दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है, देखो। और यहाँ पर दिया है ना z इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर तो इसको z इज इक्वल, तो ये तो कैंसिल हो गया, kp कैंसिल, तो 2:1 2/1, तो ऑप्शन बी। बहुत ही आसान, मतलब ये फॉर्मूला बेस है, तो ये रेशियो भी याद रखना। कभी कभी आपको क्या करेंगे कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पूछ लेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप निकाल पाओगे, तो इन दोनों का रेशियो होता है वो 2 होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन भी ओरली आप दे सकते हैं, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड, अगर आपके पास स्टेशनरी चार्ज है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यस वेरी गुड, राइट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है। मूविंग चार्ज, देखो आप चैप्टर नंबर 4 जो पढ़े थे उसमें क्या था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब चार्ज अगर मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, करता पता है। हाँ। इस तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक थियोरेटिकल कंसेप्ट ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाई एक्सिस, कंसिडर पॉइंट ए एज ओरिजिन पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर इक्वल टू 0 2। ओके, चलिए पहले क्या कोऑर्डिनेट बनाए थे तो समझ में आ जाए क्वेश्चन पूरा। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दीजिए और उसमें पॉइंट रख दीजिए पहले।
कौन सा पॉइंट है, तो बी पॉइंट आर इक्वल टू 0 2 मीटर, मतलब ये बी पॉइंट हो गया आपका, वाई एक्सिस पे ऊपर हो गया 0 2, यस। उसके बाद सी पॉइंट 2 0, तो सी पॉइंट जो है वो 2 0 एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एंड ए बी सी, ए पॉइंट कहाँ है यहाँ पर, कंसिडर ए पॉइंट, यस ये रहा ओरिजिन पॉइंट, ए पॉइंट जो है आपको रखना है ओरिजिन के ऊपर, तो ये हो गया आपका 0 0। चलिए, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी पॉइंट। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया कि पॉइंट को मार्क कर दिया है और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीए वीबी और वीसी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाई एक्सिस, ये देख लो पहले, तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है यूनिफॉर्मली ऊपर, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमें कंडीशन मैच करनी है हमारी। क्या बता पाओगे, क्या ऐसा सिखाया है आपने कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला पता ही है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे पोटेंशियल का क्या होता है, के क्यू बाई आर, ये भी है। तो जितना दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो वैसे ही जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल कम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है तो सोर्स मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ होगा, तो यहाँ से निकल रहा है, तो ए और सी पॉइंट देखो सेम डिस्टेंस के ऊपर है क्यू से, तो यू कैन राइट पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, ए और सी सेम है। फिर बी पॉइंट देखो बहुत दूर है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम एज वेल एज पोटेंशियल भी कम, तो सी के मतलब बी के ऊपर बहुत ही कम होगा, तो इन दोनों के ऊपर जो आंसर ज्यादा बी। होगा वो ऑप्शन जो है आपका बी। ठीक है, ये क्वेश्चन में बार बार ये नीट में भी रिपीट होता है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट बना लीजिए उसके, जो भी आपको डेटा दिया है उसके, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी थियोरेटिकल है। टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर मींस, अगर मैं चार्ज को बढ़ा रहा हूं उसमें, तो बताइए, है ना, चैट में डाल दीजिए आंसर, तो भी बात नहीं, चैट मैंने ओपन कर दिया है। अगर मैं कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ा रहा हूँ Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q चार्ज बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ क्या होगा, अब सोच के बताओ, फॉर्मूला भी लिख लिया मैंने। ओके यस, चलो एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड, यस यस राइट। चलिए, तो जब भी आप चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं, याद रखना। अब दूसरा एक मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, जो कैपेसिटेंस सी होता है ना वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज चार्ज बढ़ाने से या फिर पोटेंशियल बढ़ाने से आपका कोई चेंज आता नहीं है। यहाँ पर देखो मैं पहला आंसर बता देता हूँ कि आप जब भी प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ाओ तो उसका जो पोटेंशियल है वी, वो भी ड्रॉप बढ़ जाएगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है कि सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो अगर आपने क्यू बढ़ाया और रेशियो है वोल्टेज क्यू बाई वी का, तो वोल्टेज भी बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्यू बाई वी का जो रेशियो है वो तो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस जो है ना वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो एरिया, फिर एरिया के ऊपर मतलब एरिया प्लेट का एरिया, तो एरिया बढ़ाओगे आप तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच की, अगर उसमें आप इंक्रीज करोगे, है ना, तो कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज होगा। फिर एप्सिलॉन नॉट मतलब दो प्लेट के बीच में ये जो मीडियम होता है आपका, है ना, उसके ऊपर डिपेंड है। तो सी की वैल्यू है इतनी चीजों के ऊपर डिपेंड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो ओरली आप आंसर दे सकते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इंफिनिट प्लेट शीट इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस विल बी, गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन याद है क्या, उसका फॉर्मूला है ये, बी। यस वेरी गुड, चलिए आंसर आ रहे हैं। गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन याद करो, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट थी, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इसकी वजह से, तो सिंगल प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला आ रहा था, है ना। गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन का डेरिवेशन देख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट, वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज 8 into 10 raised to minus 18 coulomb on a capacitor or capacitance 800 microfarad is, आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो चार्ज दिया है, देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो Q इज इक्वल टू 8 into 10 raised to minus 18 कूलम। उसके बाद कैपेसिटेंस दिया है, C की वैल्यू है 800 माइक्रोफेराड,
तो ये सी दिया है। वर्क डन मतलब एनर्जी, आपको पता ही अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम कि आपका जो वर्क है वही एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो रहा था। तो क्यू और वी का फॉर्मूला बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तीन फॉर्मूला थे, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। देखो ना, तीन फॉर्मूला से मैं बता देता हूँ, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला था उसका क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, और तीसरा जो फॉर्मूला था हाफ क्यू इंटू वी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यू और सी दिया है, तो आप सेकंड फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज करेंगे और निकाल के आंसर बताइए कितना आ रहा है 19 नंबर में। गुडसेट में मतलब इतना टफ नहीं होता, देखो टाइम कंज्यूमिंग आप लोगों को 10 क्वेश्चन तो ऐसे है कि आप सीधा वहां पर थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बाकी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 आवर का टाइम होता है। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स का दोनों का पेपर सेम आता है, मतलब एक ही 2 घंटे के लिए एक ही पेपर में आता है। तो अगर केमिस्ट्री जल्दी हो गया तो फिजिक्स में ज्यादा टाइम लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम चला गया तो फिजिक्स में कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। ऑप्शन सी, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c करना है, और माइक्रोफेराड है तो 10⁻⁻⁶ आपको वहां पर रख देना है ना 800 के बीच, तो वैल्यू रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, है ना। टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा। टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड द carrying equal current in the same center and their planes are at the right angle to each other। एक ऐसी कंडीशन है कि एक मैं यहाँ पर रिंग बना रहा हूँ, एक रिंग ऐसे है और दूसरी रिंग ऐसे है। देखिए क्या दोनों की प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दोनों का जो सेंटर है ना वो एक ही है। देखो यहाँ पर, तो एक दोनों दोनों की प्लेन अलग एक दूसरे के 90 डिग्री हो रही है। और आपको ऐसा कहा गया है यहाँ पर किसका रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant magnetic field at the center and magnetic field due to one coil। एक कॉइल की वजह से पहले रिजल्टेंट निकालो, और रिजल्टेंट के बाद एक कॉइल का जो सिंगल कॉइल का आता है उन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब तो रिजल्टेंट कैसे होगा, तो अगर मैं इसका मान लूं कि परपेंडिकुलर ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो है मुझे यहाँ पर मिलेगा बी नेट, है ना। तो मैं बी नेट यहाँ पर लिखूंगा, ये B1 हो गया और B2 हो गया। B1 और B2 क्या है यहाँ पर सेम है। तो एक रिंग की वजह से, करंट कैरिंग रिंग है, करंट जा रहा है I, तो करंट कैरिंग रिंग की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, है ना। तो करंट कैरिंग रिंग की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, है ना। डायरेक्शन में देख लेते हैं यहाँ पर, देखो डायरेक्शन भी आपको मतलब वो याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जो मैंने उधर डायरेक्शन ड्रॉ किया, बाकी 90 डिग्री आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इसको, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रिंग है उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन आप थंब आप फिंगर से ऐसे घुमाओ तो थंब कहाँ है ऊपर। वे जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज आप फिंगर्स घुमाओ, मतलब आपकी तो जो थंब है वो आपका राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था बी इज इक्वल टू, याद करो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड बाई 2r। रेडियस का सेम कही है, यस आइडेंटिकल है, तो मतलब रेडियस भी क्या होगी उसकी सेम होगी यहाँ पर। तो ये एक B1 हुआ। क्या B1 ही आपका B2 है, दोनों सेम है और एंगल दोनों का 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये भी तो आपको पता है कि 90 डिग्री पर आपका बी नेट क्या होता है, √2 समथिंग आ जाता है, √2b। तो b के बदले क्या लिख दूं मैं, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 2r। एक ऐसे कि आपको पता होना चाहिए बी नेट निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 cos 90, आपको पता होना चाहिए। cos 90 वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, तो √2b ऐसा करके आएगा आंसर बाहर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ओरली निकाल सकते हैं सब। तो बी नेट इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट आई एन। अब ये बी नेट निकला, उसके बाद उसने किसका रेशियो किया है, तो बी नेट डिवाइड बाई एक सिंगल की वजह से भी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा √2 म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r, और सिंगल की वजह से क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, √2:1। ये तो ये आंसर है ना। ये थोड़ा याद कर लेना, यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं कि कैलकुलेटिव पार्ट बना देते हैं, वहां पर फिर वैल्यू दे देते हैं
और फिर आपको कैलकुलेशन करने के लिए बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी आसान है, तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, है ना। फॉर्मूला अगर आए तो आप सीधा उसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट of 10 ampere 2 ampere are passed through the two parallel wires A and B respectively in opposite direction। यहाँ पर ये दो वायर्स है, दोनों में डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक में 10 एम्पियर जा रहा है यहाँ पर, और दूसरे में जो है वो 2 एम्पियर जा रहा है। द इन्फिनिट लॉन्ग वायर है और वायर ऑफ लेंथ भी 2 मीटर है ना। यहाँ पर डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का 2 मीटर है यहाँ से, तो ये हो गया आपका 2 मीटर। विच इज सिचुएटेड एट द 10 सेंटीमीटर, ओके सॉरी, डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया आपको दोनों के बीच में। इन्फिनिट लॉन्ग एंड लेंथ ऑफ द वायर बी इज 2 मीटर। तो ये है आपका वायर ए, ये है आपका वायर बी जिसकी लेंथ है 2 मीटर यहाँ पर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यहाँ पर, है ना। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स निकालते हैं। क्या फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है? फोर्स का अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको पुट कर सकते हैं। बताइए कौन बताएगा फोर्स का फॉर्मूला इसमें? पैरेलल वायर्स का चैप्टर नंबर 4, F is equal to mu naught I1 I2 into length divided by 2 pi d, d is the distance between the two wires। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 pi into 10⁻⁷ I1 I2 मतलब 10 into 2, और लेंथ जो है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 2 मीटर दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 पाई, और जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, है ना। बस इसको सॉल्व कर दिया। जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। तो सॉल्व कर लेना है इसको। 22 नंबर थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। मतलब यहाँ पर थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है, और यहाँ पर कन्वर्जन भी आपको एक करना है। यहाँ पर वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ G ohm and the range of V volt. The resistance required in series to convert it into the voltmeter of range NV volt is। तो आपको पता है कि जब भी वोल्ट मीटर जो है आपको दिया गया है यहाँ पर G ohm है उसका, और वोल्टेज जो है V है, तो उसने कहा है कि द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू द वोल्टमीटर ऑफ रेंज NV। आपको उसको रेंज बढ़ानी है उसकी कितनी, NV टाइम्स, मतलब है ना, N टाइम्स बढ़ानी है, मतलब वो नहीं हो जाएगी आपकी NV। तो इसके लिए आपको एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आपको याद है कि गैल्वेनोमीटर में कन्वर्जन किया जाता था, तो गैल्वेनोमीटर से हमें अगर एम्पियर मीटर में जाना है तो पैरेलल में रेजिस्टर लगाते थे, और वोल्ट मीटर में लगाना था, वोल्ट मीटर में जाना था तो हम इसको सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते थे। तो यहाँ पर वही सीरीज वाली बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। थोड़ा फोकस कर लेना, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है ये। तो रेजिस्टेंस ऑफ G ओम यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस आपको G दिया है, तो वोल्ट अगर पहले क्या था उसका वोल्ट V, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो I के बदले में IG लिखूंगा, और R के बदले यहाँ पर कितना है आपका G ओम, तो V इज इक्वल टू आई जी जी यहाँ पर। तो मैं करंट को यहाँ पर इक्वेशन बना दूंगा, कहाँ सब्जेक्ट बना दूंगा, क्योंकि इसका काम आएगा आगे। V बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो आई जी इज इक्वल टू V बाई जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर, उसने क्या कहा सीरीज रेजिस्टेंस लगवाना है, तो आप मान लो कि सीरीज रेजिस्टेंस लगाइए। यहाँ पर ये आपका वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस G, उसके बाद आपने एक नया सीरीज रेजिस्टेंस लगाया R। उसके बाद इस कंडीशन में अब आपको नया वोल्टेज मिलेगा जिसको मैं नाम देता हूँ Vdash। ये हो जाएगा आपका Vdash। तो ये तो पैरेलल में मेजर होता है वोल्टेज हमेशा। सो Vdash इज इक्वल टू, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ से मान लो कि करंट जा रही है I, है ना, तो करंट इज इक्वल टू V बाई आर। आपको तो फॉर्मूला पता ही है, तो मैं सीधा यहाँ पर लिख दूं, ये भी आसान रहेगा। यहाँ से Vdash को मैं हटा देते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला सीधा मैं बना देता हूँ। V इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है आई आर, तो मुझे यहाँ का क्या लिखना है Vdash। आई करंट कितना, तो आई जी करंट, और आर कितना, अब तो जी और आर किस में है, सीरीज में, तो मैं क्या लिखूंगा जी प्लस आर, ऐसे लिख पाऊंगा यहाँ पर। मुझे यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है ना, ये आर एस मान देता हूँ उसको, तो मुझे आर एस ही निकालना है क्वेश्चन में। तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो Vdash बाई आई जी, देखना ध्यान से, और माइनस जी इज इक्वल टू आर एस। अब आई जी का फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया है। आई जी देखो क्या है, V बाई जी, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर
चलिए, तो वीडेस भी कितना नया वोल्टेज मुझे कितना चाहिए, एनवी, यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा है, तो वीडेस की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पर एनवी, और वोल्टेज आपको यहाँ पर सॉरी आईजी की वैल्यू दी है आपको, हमने निकाली पहले ही, तो वी बाई जी माइनस जी इज इक्वल टू आर एस। तो यहाँ से वी से वी कैंसल, जी ऊपर चला गया, तो ऐसे हो गया एन जी माइनस जी इज इक्वल टू आर एस, तो जी बाहर एन माइनस वन, तो आर एस का फॉर्मूला आ गया आपका ये। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कुछ था नहीं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन में आपको कहा गया था वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is a 2 I cap plus 3 J cap meter per second and it enters the magnetic field 4 K Tesla then। इसका मतलब ऐसा हुआ, आप मीनिंग समझो, आपने 3 केस स्टडी किए थे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डालो, फिर कोई एंगल थीटा पे डालो, और उसके पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल डालो। तो तीनों केस में आपने एक परपेंडिकुलर वाला जो केस किया था, आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है इनवर्ट डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल, और आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो कि परपेंडिकुलर में इसमें v वेलोसिटी से इसको डालता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पाथ था वो कैसा बन रहा था, सर्कुलर। तो ये पूरी थियरी हम पढ़ चुके हैं। तो जब भी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो, तो आपका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाएगा, है ना, ये याद रखना। फिर वेलोसिटी और b जो दोनों है सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू b, तो जो पाथ है आपका वो लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, वो सीधा चला जाएगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपका, आई एल बी साइन थीटा। तो ये जब पैरेलल हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू सॉरी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये लेंथ का फॉर्मूला लिख दिया, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, सो क्यू वी बी साइन थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से तो आप देखो ये 90 डिग्री होता था तो 1 होता है, उसके बाद ये पूरा जो है सर्कुलर पाथ क्रिएट करता था, उसके बाद अगर पैरेलल डाल दो तो थीटा 0 हो जाएगा, तो फोर्स कोई लगेगा नहीं, तो वो तो सीधा का सीधा चला जाएगा। तो ये केस आपको याद होना चाहिए, है ना, कि कहाँ से कहाँ ये होता है। चलिए, तो 23 नंबर में आपका जो ऑप्शन है, डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, यहाँ पर क्या क्या है, स्पीड विल नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन बी आएगा आपका यहाँ पर करेक्ट है, सबसे ज्यादा करेक्ट वही दिख रहा है। डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी विल चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब कौन सा पाथ है वो तो उसने कहा नहीं, लेकिन हमने स्पेसिफिक पूरा पढ़ लिया क्या सर्कुलर पाथ बनाता है। तो डायरेक्शन चेंज होती है, याद रखना, अगर इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल निकाली जाए तो ये भी वी होती है, ये भी वी, तो थियरी में पूरा पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। डायरेक्शन चेंज होती है, वैल्यू तो उसकी मैग्नीट्यूड तो उतना के उतना ही रहता है। 24 नंबर, an electron having 182 electron volt kinetic energy is moving on a circular path in a magnetic field of 10 raised to minus 4 Tesla. The speed of the electron is, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो कितनी होगी, क्वेश्चन ऐसा है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो उसको जो बैलेंस करेंगे यहाँ पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, तो आपने इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी हाफ एम बी स्क्वायर, उसके ऊपर क्या फोर्स लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स, और क्या है परपेंडिकुलर है, तो क्यू ए बी साइन थीटा फोर्स है, तो उसके इक्वल कर दो, तो साइन 90 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि स्पीड निकालनी है, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर निकाल दीजिए, v को बना लीजिए सब्जेक्ट, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाने पर आप ऐसा लिखेंगे एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू बी, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो सभी डेटा आपको देखो दिए हैं, तो उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बी मैच कर जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए हम टाइम खराब नहीं करते, ये आपके लिए छोड़ते हैं इतना। चलिए, ये भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है सीधा। A bar magnet of magnetic moment M is placed in a magnetic field of induction B. The torque exerted on it. Torque कितना लगेगा, चलिए बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला याद है क्या, M क्रॉस B, खत्म, सीधा तो फॉर्मूला है, बाकी तो कहाँ कुछ है करने की याद है ना। तो फिफ्थ चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फोर्थ में भी पढ़ा है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए भी हमने देखा था, तो उसमें भी हम M क्रॉस B पढ़े थे, एम बी साइन थीटा, आपको याद होगा।
है ना। तो यहाँ पर भी आपका जो बार मैग्नेट के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 में आता है आपका। चलिए 26 नंबर तो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बहुत ही। बताओ क्या होगा 26 में। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर विल कनेक्ट, एक रेजिस्टेंस लगाना चाहिए पैरेलल में, और पैरेलल में लगाओगे और वो भी कितना लो वैल्यू का, बहुत ही। उसका रीजन भी आपको याद होना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे देखो गैल्वेनोमीटर बता देता हूँ स्पीड में थोड़ा। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है ऐसे, उसका रेजिस्टेंस जी है, यहाँ से करंट आई, मान लो कि करंट आई आ रही है। अब जैसे गैल्वेनोमीटर जो है ना वो सेंसिटिव पार्ट है, तो वो जो है ना इतना करंट जो है सस्टेन नहीं कर पाता, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर इस करंट को मुझे डाइवर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देता हूँ, ये है ना, शंट को पैरेलल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो एक शंट लगाया, अब जो जैसे ही करंट आया तो यहाँ पर शंट की जो वैल्यू है बहुत ही टेंस टू जीरो रखो। आइडियल गैल्वेनोमीटर, आइडियल एम्पियर मीटर के लिए जो शंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, लेकिन आइडियल के लिए होती है, बाकी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि शंट की वैल्यू टेंस टू जीरो, मतलब इतना कम कर देता हूँ कि आपको पता है कि जितना कम रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा करंट जाएगा। तो इसमें गया आई, तो यहाँ पर जाएगा, इसमें जाएगा आई जी, तो यहाँ पर जाएगा आई माइनस आई जी। देखो आई जी करंट बहुत ही कम गया। इसका रीजन क्या है कि जो शंट है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चली जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर में बहुत ही कम करंट आएगा, तो मतलब आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो बच जाएगा, है ना। तो लो रेजिस्टेंस चाहिए और पैरेलल में चाहिए, है ना। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर तो मतलब अब 11th में भी आता था, मतलब ये क्वेश्चन बार बार, है ना। तो मतलब आपको ये 12th में समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है 12th में पढ़े थे। अब जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ते थे, है ना, 11th में याद होगा जो एमएलटी फॉर्मूला है उसमें, तो डायमेंशन ऑफ आरसी आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उस टाइम आपने वो लिखा भी होगा कि इतने इतने जो एमएलटी फॉर्मूलाज है वो सेम होते हैं डायमेंशन इसके, है ना। तो यहाँ से सीधा आप आर सी इज इक्वल टू, यहाँ पर एल बाई आर में बता देता हूँ प्रूफ उसका पूरा। आरसी का जो है सबसे पहले उसका डायमेंशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चार में से देखना है। तो आरसी का डायमेंशन रेजिस्टेंस जो है वो हम लिखेंगे ओम यहाँ पर। फिर उसके बाद कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर हो जाएगा आपका कूलम डिवाइड बाय वोल्ट, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर कूलम डिवाइड बाय वोल्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, उससे मैंने निकाल दिया यहाँ पर। अब कूलम यहाँ पर मैं ओम लिख देता हूँ, और कूलम जो है मतलब Q है, तो Q का दूसरा भी तो फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एम्पियर इंटू सेकंड डिवाइड बाय वोल्ट, ये हो गया। तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर। देखो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम ही तो होता है ये। तो V इज इक्वल टू आई आर से वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम, तो ओम से ओम कैंसिल, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ सेकंड। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ आरसी का डायमेंशन क्या है, सेकंड टाइम है सिर्फ। और हम यहाँ पर देखेंगे उसका जो आंसर है वो एल बाई आर है, ठीक है। ये 11th में हम पढ़ते भी थे। ये जो पैर है हमें याद रखनी है, इतनी कि इतने 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 जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एल बाई आर के लिए अगर हम देखें तो एल बाई आर के लिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो एल जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, तो फॉर्मूला आपको याद होगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसके हिसाब से हम निकाल देते चलो। तो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू ई डी टी डिवाइड बाई डी आई, है ना, माइनस निगलेक्ट कर देते हैं। तो नीचे तो रेजिस्टेंस है, तो ई मतलब वोल्टेज यहाँ से, और यहाँ डी टी मतलब सेकंड, और नीचे है आई, तो वी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, आई आर लिख देंगे यहाँ पर। और आर तो है ही, ये आर तो बच गया ना, तो यहाँ पर आर, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सेकंड, देख लो। तो ये तो ओरली हो सकता है। तो बी आंसर है आपका यहाँ पर 27 में। 28 नंबर भी आसान है, एक फॉर्मूला पर बेस्ड है पूरा। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हिच प्रोड्यूस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 5 वाट व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड। ओके, टाइम भी दिया है आपको और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है आपको। चलिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस वही फॉर्मूला अभी आगे लिखा था वही तो यूज करना है ना इसमें, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ से इसी को यूज करना है। तो पहले सबसे पहले डी आई बाई डी टी निकाल देते हैं अलग से। तो देखो डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट 3 माइनस 2, मतलब फाइनल माइनस अगर 2 माइनस 1 करे तो नेगेटिव नेगेटिव वैसे भी प्लस हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी आई बाई डी टी जो है यहाँ पर देखो 2 और 1,
तो मतलब ये -1 डिवाइड बाई टाइम कितना है 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड मतलब 1 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये -10⁻³ di/dt हो गया ये। और यहाँ पर di/dt पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। वोल्टेज कितना है आपका 5 दिया गया है, और यहाँ से 10⁻³ ये माइनस था, ये माइनस और है, माइनस माइनस प्लस, di/dt ये फिर प्लस हो जाएगा, और आपको L निकालना है, तो L इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10⁻³ ऊपर आएगा तो -10⁻³, और उसको कह देंगे हम मिली कहेंगे उसको, तो 5 मिली हेनरी है ना। इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो होता है हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना, ये सभी उसके नाम है। चलो नेक्स्ट 29 नंबर। 29 तो ओरली है, लेकिन आप अगर देखें तो इस साल जो आपका 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें नहीं है। तो डोमेन फॉर्मेशन जो होता है ना, वो नेसेसरी फीचर्स है फेरोमैग्नेटिज्म का, है ना। पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर नंबर 5 की थियरीज है। तो ये जो डोमेन फॉर्मेशन होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म में होता है। A coil of self-inductance 0.5 millihenry carries a current of 2 ampere. The energy stored in the joule is okay. बहुत ही आसान फॉर्मूला, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, यहाँ से निकाल दीजिए 1/2। L मतलब वैल्यू है आपकी 0.5, मिली मतलब 10⁻³ और I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है 10⁻⁻3। ये अपने आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा मतलब आपके लिए छोड़ता हूँ। जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ज्यादा डिस्कशन का, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेटिव पार्ट है वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो वो आपको सॉल्व कर देना है। देखो आसान क्वेश्चन है, दूसरे में इतना मतलब टफ है नहीं, आप देख पा रहे हैं ना, तो कितनी स्पीड में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। मैं तो आपको मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप पूरे अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप कभी भी इसको मतलब 45 मिनट से ज्यादा ना लगे, है ना। 15 मिनट तो और भी बचेगी आपकी। देखो ये भी ओरल आंसर है, देखने में बड़ा लगता है। LCR सर्किट है और उसमें ट्यून किया उसने रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन में आपको पता है कि इंपीडेंस क्या होता है R, है ना। ये तो थियरी का सीधा कॉन्सेप्ट है। इंपीडेंस होता क्या है, Z इज इक्वल टू LCR सर्किट का √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये इंपीडेंस होता है। अब जब भी रेजोनेंस आए तो रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है, XC इज इक्वल टू XL, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो R² का बाहर क्या आएगा R, तो ऑप्शन सी। थियरी मतलब जिसने पढ़ी हुई है ध्यान से उसको तो मतलब ये ओरली समझ में आ जाएगा, कुछ मतलब है ही नहीं इसमें। वैसे ही 32 नंबर, the resonance frequency of LCR series AC circuit is f0, now the capacitance is made 4 times, then the new resonance frequency will be okay। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बताइए, तो F इज इक्वल टू 1/2π √LC, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। अब इनिशियल कंडीशन देखें तो कितनी थी, f0 थी। अब उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी मान लो, फॉर एग्जांपल f' मान लेता हूँ, तो 1/2π √L तो एज इट इज, और C को कितना किया 4 टाइम्स, तो मतलब यहाँ पर मैं 4C लिख देता हूँ, और 4C का मतलब ये हुआ 4 बाहर आया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2π √LC, और ये 2 बाहर आ जाएगा। ये है कि आपका f', ठीक है, ये है कि आपका 1/2π √LC, वो तो है f0 है, तो f0 डिवाइड बाई 2 खत्म, f' इक्वल टू f0/2 आंसर। ये मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको कभी मतलब निकाल सकते हैं। If the earth did not have atmosphere, then the temperature would be, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, वही आपका जो टेम्परेचर अर्थ से मतलब सन से जो रेडिएशन आता है उसको होल्ड कर देता है ना, रिफ्लेक्ट होने नहीं देता वापस, है ना। बाकी अगर एटमॉस्फेयर होगा नहीं तो वो जो आपका टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर बाहर से आएगा रेडिएशन सन का, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाएगा, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा पूरा, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो। 34 नंबर, राइट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब आपको अगर फॉर्मूला आ रहा है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ फॉर्मूला का ये मेन फॉर्मूला है I इज इक्वल टू, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मेन फॉर्मूला है I इज इक्वल टू वर्क, देखना ध्यान से, वर्क अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये अगर आप देखें तो ये आपने कहाँ पढ़ा था, याद होगा शायद,
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका एक एग्जाम्पल था ईएम वेव्स पे, है ना, तो दूसरे या तीसरे नंबर का याद नहीं मुझे नंबर एग्जैक्ट, लेकिन वहां पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, उसमें ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटेंसिटी का रेडिएशन के लिए। तो वर्क अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब वर्क का तो पता है m1L2 T-2 वर्क का एनर्जी का सेम होता है, एरिया का हो जाएगा L2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका T1 टाइम का, ठीक है। तो L2 तो कैंसिल और ये हो जाएगा आपका m1 और L0 और T की पावर जो है वो हो जाएगी आपकी -3, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन नंबर 35, a wavelength of a monochromatic light in vacuum is lambda. It travels from vacuum to medium on an absolute refractive index mu. The ratio of the wavelength of the incident and the reflected wave is okay. सुनना ध्यान से, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ईटा, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एयर में मतलब या फिर फ्री स्पेस में स्पीड या फिर किसी मीडियम में स्पीड में भी लिखता हूँ यहाँ पर। अब जब भी कोई भी रे जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, याद रखना, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो C इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला तो जानता हूँ एफ लैम्बडा। अब नया जो मीडियम में गया तो V के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्पीड उसकी, मैंने फिर से कहा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी लैम्बडा डैश। तो ईटा इज इक्वल टू, सी को मैं लिखूंगा एफ लैम्बडा, यहाँ पर एफ लैम्बडा डैश, एफ से एफ कैंसिल, सो वी कैन राइट लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश, ये हो जाएगा ईटा का फॉर्मूला यहाँ पर, है ना। और ईटा का फॉर्मूला लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश, और आपको निकालना क्या है, उसमें पूछा है उसने द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट डिवाइड बाय रिफ्लेक्टेड जो है आपका, है ना। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रहा है, सबसे पहला तो देख लीजिए। तो यही है, इंसिडेंट की लैम्बडा थी और रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया मीडियम में लैम्बडा डैश हो गई, तो ईटा तो था ही, नीचे 1 डाल दीजिए, तो ईटा बाई 1, यहाँ पर म्यू लिखा होगा उसने, ओके, तो म्यू बाई 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये तो ओरली आप आंसर दे सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड का ही लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यहाँ पर है ऐसे, और यहाँ पर उसकी जो फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, और आपने रखा कहाँ है डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को। तो द इमेज प्रोड्यूस्ड इज, बताइए, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो 10th में भी पढ़ते थे आप। बताओ, ये मतलब आपकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, देखिए फोकल लेंथ जो है मतलब फोकल पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। तो ये क्या कर्वेचर मतलब सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर यहाँ पर, तो ये सी मतलब आपने यहाँ पर आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको याद होगा जितनी इमेज मतलब यहाँ पर उसकी उल्टी इमेज यहाँ पर मिलती थी, है ना, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ऐसे। यहाँ से एक रे आई, रिफ्लेक्ट होकर फोकल लेंथ में से पास हुई, फिर यहाँ से अगर मान लो कि मैं सीधा, हाँ, यहाँ से आप ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर दूसरा आप ऐसे भी रे बना सकते हैं, ये पोल के ऊपर टकराई और उतने ही एंगल पर वापस आई, तो आपका जो इमेज है वो सी के ऊपर फिर से जनरेट हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, सेम साइज होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और रियल होगा। लेफ्ट साइड मतलब अगर हम उसको स्क्रीन के ऊपर ले सके तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल कहते हैं। तो लेफ्ट साइड आया है तो यहाँ पर हम स्क्रीन के ऊपर उसको ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको रियल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 10th में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 37, the phenomena of polarization of electromagnetic waves proves the electromagnetic waves are, तो समझना, पोलराइजेशन आपका अभी निकल चुका है, 30% सिलेबस कट हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पोलराइजेशन जो होता है वो एक ही वेव के लिए पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर में से, तो ओनली ट्रांसफर वेव के लिए ही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स, वो ऐसा प्रूव कर देता है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर आप जब थियरी पढ़ेंगे तब मतलब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी 30% सिलेबस में ये आपकी जो थियरी है वो कैंसिल हो चुकी है, तो आपको मतलब अभी ये पता भी नहीं होगा। 38, the limit of resolution of an optical instrument arise on account of,
यहाँ पर, तो डिफ्रैक्शन की वजह से आपकी जो रिजोल्यूशन की लिमिट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो क्यों बढ़ती है, किसकी वजह से, तो डिफ्रैक्शन की वजह से बढ़ती है ना। ये भी आपने मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी आपका टॉपिक है, वो यहाँ पर ओमिट हो चुका है आपके सिलेबस में से, तो वो भी आपको पता नहीं होगा। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आप सीधा इसको लगा सकते हैं इसको। 39 number, the wave coming from the two coherent sources of having a different intensity interference, the ratio of maximum intensity to the minimum intensity is 25 and the intensity of the source are in the ratio. Okay, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मैक्सिमम का मिनिमम का रेशियो दिया है, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम, ये दिया गया है। तो ये दिया है आपको आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम इज 25, तो 25/1 ऐसे मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब आई मैक्स बाई आई मिनिमम होता क्या है सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आई मैक्स आपका था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और मिनिमम था आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/1। अगर स्क्वायर रूट निकाल दूं तो A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, ये हो जाएगा यहाँ से 5/1। फिर अगर मैं ऊपर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ले लूं तो मतलब A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। फिर नीचे माइनस कर देते हैं A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कौन कौन कैंसिल हो गए, A2 मतलब ऊपर क्या बचा 2A1, यहाँ पर देखो कौन कैंसिल हो गया A1 A2 माइनस A2 मतलब 2A2, तो 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया A1/A2 इज इक्वल टू 6/4, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो अभी मतलब बाकी है 6/4 आ चुका है आपका। अब उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि आपकी इंटेंसिटी जो है ना वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना चाहिए इसका, 6/4 है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A1/A2 3/2। अब इसका स्क्वायर कर दूं तो A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, और उसी को मैं क्या कहूंगा प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, तो मतलब I1/I2 वो भी तो लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर को। तो इसके फॉर्मूला से अगर मैं लिखूं I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू I2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो 9/4 इज योर आंसर, है ना। लंबा कैलकुलेशन है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हैविंग द वर्क फंक्शन W0 is lambda naught and what is the threshold wavelength for the metal work function is W0/2। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा W इज इक्वल टू hc/लैम्बडा, यहाँ पर HF लिख देते ना, तो लैम्बडा के फॉर्म में तो hc/लैम्बडा, तो यहाँ पर एक W0 है तो लैम्बडा नॉट है। उसके बाद अगर वर्क फंक्शन आपका W0/2 हुआ तो मैं hc/लैम्बडा डैश के देता हूँ उसको, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही निकालनी है लैम्बडा जैसे यहाँ पर, तो निकाल दीजिए 2/1 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2/1 यहाँ पर, या फिर 1/2 जैसे करना है 1/2 कर लीजिए। तो W0 डिवाइड बाई W0/2 इज इक्वल टू hc/लैम्बडा नॉट डिवाइड बाई hc/लैम्बडा डैश। क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, W0 कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, hc/hc कैंसिल, यहाँ पर लैम्बडा डैश ऊपर चला गया, ये जो है वो लैम्बडा नॉट हो गया, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्बडा नॉट, यहाँ से आंसर आ जाएगा।